प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर अरुण व्यास, एसोसिएट प्रोफेसर जियोलॉजी, गवर्नमेंट बांगड़ कॉलेज डीडवाना। आज के इस वीडियो व्याख्यान में मैं आपके साथ जीवाश्मन की विधियां यानी मोड्स ऑफ फॉसिलाइजेशन, किस प्रकार से जीवाश्म संरक्षित होते हैं, उनके बारे में चर्चा करूंगा। पैलेंटोलॉजी यानी जीवाश्म विज्ञान में जीवाश्मों के बारे में हमने चर्चा की। जीवाश्म क्या होते हैं उनके बारे में आपको बताया। पूर्ववर्ती वीडियो व्याख्यान में जीवाश्म के प्रकार के बारे में भी हमने चर्चा की। आज के इस वीडियो व्याख्यान में जीवाश्मन की विधियों पर हम चर्चा करेंगे। किसी भी प्राणी के जीवाश्म अभिलेख यानी रिकॉर्ड के रूप में फॉसिल का दो मुख्य प्रकार हो सकते हैं। या तो उस जीव के देह का यानी उसकी बॉडी का परिरक्षित होना, अथवा उसकी देह के किसी भाग का परिरक्षित होना यानी उसके किसी बॉडी पार्ट का प्रिजर्व होना। दोनों प्रकार के अवशेषों को हम जीवाश्मन की विधियां किस प्रकार से परिरक्षित करती है, उन विधियों के बारे में हम यहाँ चर्चा करेंगे। सबसे पहले है अपरिवर्तित संपूर्ण अवशेष यानी अनअल्टर्ड रिमेन्स ऑफ द बॉडी, जिसे हम यूं कह सकते हैं अनअल्टर्ड रिमेन्स और फॉसिल इन टोटो। कुछ विशेष परिस्थितियों में प्राणी के शरीर बिना किसी परिवर्तन के संपूर्ण रूप से परिरक्षित हो जाते हैं, होल बॉडी प्रिजर्व हो जाती है। ऐसा होने के लिए जो महत्वपूर्ण बात है वो है वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशंस। उदाहरण के तौर पर ध्रुवीय प्रदेशों में जहाँ ग्लेशियर्स होते हैं, लाखों करोड़ों वर्ष से जमा हुआ ये ग्लेशियर इस प्रकार की जीवाश्मन विधि के लिए अनुकूल होता है। ये प्रदेश एक प्रकार के प्राकृतिक शीत संग्राहगर हैं। इन हिम प्रदेशों में अनेक ऐसे उदाहरण मिलते हैं जहां प्राणी के अस्थिपंजर के साथ साथ देह का संपूर्ण मांसल भाग भी अपनी मूल स्थिति में परिरक्षित पाया जाता है, यानी बॉडी रिमेन्स, होल बॉडी रिमेन्स, मांसल भाग और स्केलेटन दोनों परिरक्षित हो जाते हैं। यह तभी संभव होता है जब प्राणी पूर्ण रूपेण निरंतर ग्लेशियर के नीचे दबा हुआ रह जाता है। संपूर्ण जीवाश्म के सबसे उत्तम उदाहरण की अगर हम बात करें तो साइबेरिया के लोमस मैमथ, जिसे हम वुडी मैमथ कहते हैं, जो हिमव्रत टुंड्रा प्रदेश में परिरक्षित पाए गए हैं। टुंड्रा में परिरक्षित वुडी मैमथ्स एक बहुत उत्तम इस प्रकार के उदाहरण हैं। ये जीवाश्म इस सीमा तक परिरक्षित थे कि इनके पेट के अपचे वनस्पति के अंश तक इनमें देखे गए। दूसरी प्रकार की जो महत्वपूर्ण विधि है उसे हम कहते हैं अनचेंज्ड स्केलेटन यानी अपरिवर्तित अस्थिपंजर। अपरिवर्तित संपूर्ण अवशेष की अपेक्षा ऐसे उदाहरण अधिक मिलते हैं जिसमें मांसल भाग तो नष्ट हो जाता है, परंतु अस्थिपंजर प्राय बिना किसी वास्तविक परिवर्तन के परिरक्षित पाए जाते हैं। मृत्यु के उपरांत सिवाय जैव पदार्थ के नष्ट होने के अस्थिपंजर में प्राय कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता। इंग्लैंड की प्लायोसीन रॉक्स में पाए जाने वाले कवच शेल्स ऐसे जीवाश्मों के उत्तम उदाहरण के रूप में हम बता सकते हैं। परंतु 100% अपरिवर्तित अस्थिपंजर के उदाहरण पर अगर हम कहें तो अपेक्षाकृत कम पाए जाते हैं, क्योंकि उनमें बहुधा किसी न किसी खनिज पदार्थ
जैसे चूने के कार्बोनेट इत्यादि का योग हो जाता है। फिर भी अनचेंज्ड स्केलेटन जो है वो दूसरी महत्वपूर्ण विधि है जीवाश्मन की। तीसरी महत्वपूर्ण जो विधि है उसे हम पर मिनरलाइज्ड अस्थिपंजर या अंग्रेजी में कहें तो पर मिनरलाइज्ड स्केलेटन बोल सकते हैं। कई अस्थिपंजर और कवच पोरस होते हैं, यानी उनमें छिद्र होते हैं, और परमेबल होते हैं, यानी भेद्य या पारगम्य, जिनमें बहुधा अकार्बनिक पदार्थों का निक्षेपण हो जाता है। अकार्बनिक पदार्थ सामान्यतः चूने का कार्बोनेट हो सकता है या सिलिका हो सकता है। अस्थिपंजर या कवचों के छिद्रों में इन पदार्थों के निक्षेपण से उनके मूल संगठन में तो कोई परिवर्तन नहीं होता, परंतु उनके भार तथा सूक्ष्म रूप से कभी कभी साइज में उनकी वृद्धि हो जाती है। इस प्रकार के परिवर्तन को, जिसमें अवशेष चूने के कार्बोनेट या अन्य किसी खनिज के घोल में इम्प्रिग्नेट हो जाते हैं या ससिक्त हो जाते हैं, पर मिनरलाइजेशन कहते हैं। सीनोजोइक्स कालखंड की चट्टानों में पाए जाने वाले जीवाश्म अस्थियां और मोलस्क के कवच पर मिनरलाइजेशन विधि द्वारा जीवाश्म बनने के उत्तम उदाहरण हैं। अब हम चौथी विधि का यहाँ डिस्कस करेंगे, जिसे हम सांचा और ढालित, अंग्रेजी में जिसे मोल्ड्स एंड कास्ट बोलते हैं। कभी कभी प्राणी के अस्थिपंजर का केवल सांचा या ढाल ही बचा रहता है, इन्हें भी जीवाश्म माना जाता है। कवच या अन्य ठोस अस्थिपंजर यदि किसी नम पदार्थ जैसे कि क्ले, जिसे हम मृत्तिका हिंदी में बोलते हैं, में दब जाए और मूल अवशेष किसी प्रकार घुलकर अपनयित हो जाए, जो इस प्रकार मूल अवशेष के आकार की गुहिका शेष रहेगी, उस गुहिका की दीवार पर मूल अवशेष की बाह्य सतह की छाप आ जाएगी। गुहिका की इस छाप को सामान्यतः बाह्य सांचा या एक्सटर्नल मोल्ड कहते हैं। बाद में अंतःस्त्रावी जल, जिसे हम परकोलेटिंग वाटर बोलते हैं, में घुले खनिज इस गुहिका में, इस कैविटी में डिपॉजिट हो जाते हैं, निक्षेपित हो जाते हैं। इस प्रकार जो सांचा निर्मित होता है उसे प्राकृतिक प्रतिकृति या नेचुरल रेप्लिका बोलते हैं। मोम जैसे किसी पदार्थ से इस गुहिका को भरने से जो सांचा बनेगा उसे हम कृत्रिम प्रतिकृति कहते हैं। इन प्रतिकृतियों की बाह्य सतह पर मूल अवशेष की बाह्य सतह की छाप होगी। दूसरी संभावना के अनुसार यदि मोलस्का जैसे प्राणियों के कवच किसी महीन अवसादी सेल में सन्निहित हो जाएं, तो मांसल भाग के क्षय होने के फलस्वरूप खाली हुए स्थान भी उन्हीं अवसादों से भर जाएंगे। मांसल भाग जो हैं वो अपचयित हो जाएंगे और उनका क्षयन हो गया। उसके बाद जो खाली स्थान जो बना, वो खाली स्थान सेडिमेंट द्वारा फिल्ड हो जाता है। यदि कवच अंतःस्त्रावी जल से पूर्ण रूपेण घुल जाए, तो जो स्थान कवच द्वारा पहले घेरा हुआ था रिक्त हो जाएगा। मूल कवच के घुलने से बनी यह गुहिका यदि कृत्रिम रूप से भर दी जाए, तो इस प्रकार बने ढालित को कृत्रिम ढालित, और यदि वह अंतःस्त्रावी जलों में घुले खनिजों के निक्षेप से भर जाए तो उसे प्राकृतिक ढालित या नेचुरल कास्ट कहते हैं। तो इस प्रकार से मोल्ड और कास्ट के द्वारा भी जीवाश्मन होता है। अगली जो विधि है उसे हम अश्मीभवन या पेट्रिफिकेशन बोलते हैं। अश्मीभवन की क्रिया कवच या अस्थिपंजर और खनिज युक्त जल या अन्य किसी अंतःस्त्रावी घोलों के बीच रासायनिक प्रक्रिया द्वारा संपन्न होती है। यह प्रक्रिया अत्यंत गति से होती है,
जिसमें प्रतिस्थापन की इकाई अणु या परमाणु होती है, यानी एक अणु या एक परमाणु का रिप्लेसमेंट होता है। जब खनिज युक्त जल अवशेष के संपर्क में आते हैं तो प्रथमतः अवशेष का एक अणु या परमाणु घुलकर अपनयित हो जाता है और उसका स्थान खनिज का अणु या परमाणु ले लेता है। अंत में संपूर्ण अवशेष उस खनिज द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। जिन खनिजों द्वारा अवशेष का प्रतिस्थापन होता है उसमें चूने का कार्बोनेट, सिलिका इत्यादि प्रमुख है। अश्मीभवन की क्रिया में प्रतिस्थापन की इकाई चूंकि अत्यंत सूक्ष्म होती है, जैसा कि पहले मैंने बताया अणु या परमाणु स्तर तक की, इसलिए मूल अस्थिपंजर के आकार के साथ साथ उनकी सूक्ष्म संरचना भी अश्मीभूत जीवाश्मों में परिरक्षित या प्रिजर्व हो जाती है। इनका उदाहरण अगर हम कहें तो अश्मीभूत कास्ट यानी पेट्रिफाइड वुड इसका बेस्ट उदाहरण है। तो इस प्रकार से इस वीडियो व्याख्यान में हमने जीवाश्मन की 5 महत्वपूर्ण विधियों के ऊपर आपको जानकारी प्रदान की। बाकी शेष बची विधियों को अगले व्याख्यान में आपके साथ चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, आज 16 जनवरी 2021 एक ऐतिहासिक तारीख के रूप में अंकित हो गई है। भारत में, पूरे देश में, सभी राज्यों में कोरोना वायरस के वैक्सीनेशन का फर्स्ट फेज आज से प्रारंभ हो चुका है। ये एक सुखद खबर है। आगे के चरणों में क्रमबद्ध तरीके से भारत में कोरोना वैक्सीनेशन का एक बहुत बड़ा मास प्रोग्राम जारी रहेगा, लेकिन वैक्सीनेशन के बावजूद अभी चूंकि कोई दवाई नहीं, इसलिए कोई ढिलाई नहीं। 2 गज की दूरी बहुत है, अभी भी जरूरी। मास्क लगा के रखें, अपने आप को बार बार सैनिटाइज करें और जो वीडियो या जो भी ई कंटेंट हम ई प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से आपको प्रस्तुत कर रहे हैं उन्हें देखें, सुनें, समझें, पढ़ें और अपनी स्टडी को अनवरत जारी रखें।